ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन इन शो हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरैक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ डिफरेंट मौज़ूआत पर बात करते हैं। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं उवैस फ़ारूक मीर साहब, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कमराज रेंज कुपवारा। नाज़रीन, अगर आप हमारे DFO साहब से कोई बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन या फॉरेस्ट के बारे में कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के बॉटम पर टिकर में आपको दिखाई देंगे। वैसा खुशामदीद है प्रोग्राम में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। सर, ये जो फॉरेस्ट है इसके बारे में एक फॉरेस्ट पॉलिसी बिल्कुल अडॉप्ट हुई है पिछले कुछ सालों से, तो इस फॉरेस्ट पॉलिसी के कुछ अहम फीचर्स अगर आप हमें बताएं हमारे नाज़रीन को ताकि उनको भी पता चले क्या है क्या। बिल्कुल मोहम्मद साहब, देखिए जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन वोग है करंटली, तो फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत जो अहम आपने कहा कि अहम फीचर्स, मैं पहले स्टार्ट करूंगा कि पॉलिसी के तहत हमें कितना फॉरेस्ट कवर पूरी कंट्री में या एक स्टेट में होना चाहिए जी। तो वो एक बड़ा पैमाना उस पर दिया हुआ है। जैसे अगर हम अक्रॉस द कंट्री देखें तो उसमें कहा गया है कि अराउंड 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। और अगर हम हिल स्टेट्स की बात करें, जो JNK भी वन ऑफ द हिल स्टेट्स हैं, तो इसमें कम से कम 61% जो है हमारा जियोग्राफिकल टोटल एरिया जो है फॉरेस्ट कवर के तहत आना चाहिए। अच्छा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत है। उसके बाद फॉरेस्ट पॉलिसी में और भी बाकी चीज़ें हैं, जैसे इसमें सिटीजनशिप ड्यूटी क्या है टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फिर डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है टुवर्ड्स कंजर्वेशन, फिर पॉलिसीज़ में किस के तहत हमें जो है अपना कंजर्वेशन करना है, प्रोटेक्शन करना है फॉरेस्ट को। तो ये कुछ मेन फीचर्स है। बट ये जो मैंने आपको कहा कि 33% हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी पूरी कंट्री में 33% हमारा नहीं हुआ है, बट हमारा जो टारगेट है वो 33% जियोग्राफिकल एरिया जो है फॉरेस्ट कवर करना है। JNK UT की अगर मैं बात करूं तो हमारा अभी जो फॉरेस्ट कवर है, कुछ डिटेल्स देख रहा था तो 37 पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है। नहीं, हम जो JNK में जो है वो 55% है अभी फॉरेस्ट कवर। अच्छा। हमारा टारगेट जो है पॉलिसी के हिसाब से वो 61% है जी। तो हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है जी। अच्छा, ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है इससे हमें फॉरेस्ट को बचाने में कोई मदद मिली है? जैसे फॉरेस्ट स्मगलर्स हैं या इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज है, उसमें कोई मदद मिली है? देखिए जी, जहाँ पे आप स्मगलिंग और इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज़ की बात करते हैं तो इसमें फॉरेस्ट के कानून होते हैं। जैसे अभी हमारा जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में ये बना है जी, तो UT में अभी लागू हो रहा है 2019 के रिऑर्गेनाइजेशन के बाद। नहीं तो हमारा JNK फॉरेस्ट एक्ट पहले हुआ करता था जी। अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है 1927 अमेंड हुआ है और वो अभी लागू हो रहा है। उसके तहत जो है अगर कहीं कोई डैमेज होता है या कोई भी ऑफेंस होता है या इवन फॉरेस्ट का जो रुकबा है उस रुकबे को कोई नाजायज़ तौर से कब्ज़ा करने की कोशिश करता है तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पे किस सेक्शन के तहत क्या कार्रवाई होनी चाहिए और उसके साथ साथ क्या सेंटेंसिंग होनी चाहिए इम्प्रिजनमेंट की या कोई और सज़ा या फ़ाइन हो, तो वो बाज़ाब्ता तौर से दिया गया है। तो फॉरेस्ट जो है ये लीगली प्रोटेक्टेड है। एक तो मैंने आपको कहा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, उसके साथ साथ फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1978 का जो वाइल्ड लाइफ को भी हमें जो है प्रोटेक्शन देता है। फिर एनवायरनमेंट के लिहाज से हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जो जंगलाती रुकबा जो आगे डेवलपमेंट कामों के लिए यूज़ होना है तो वो उस एक्ट के तहत जो है रेगुलेट होता है। तो लेजिस्लेशन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं जिससे हम फॉरेस्ट जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनको बचा सकते हैं। नहीं, वो तो कानून वगैरह बने हैं, बिल्कुल, लेकिन हम बचा पाए हैं फॉरेस्ट को? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि हमारे कंट्री में एक इंस्टीट्यूशन है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जी, FSI। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से हर 2 साल में बाई एनुअल एक रिपोर्ट आता है। वो बाई एनुअल रिपोर्ट हमें देता है कि फॉरेस्ट कवर में क्या एनहांसमेंट हुई है। तो अभी जो लेटेस्ट उनका रिपोर्ट है 2023 का रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने JNK के रिलेटेड कहा है कि कुछ 34.8 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट कवर है यहाँ का बढ़ा है 2021 के मुकाबले। अच्छा। तो जो भी एफर्ट्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, इसमें हर एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, हर एक शहरी इन्वॉल्व है
क्योंकि अगर शहरी कहीं पे कोई पेड़ लगा रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की मदद करता है। तो जो भी एफर्ट्स अभी डिपार्टमेंट की तरफ से, सिटीजन्स की तरफ से, बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ से हो रहा है, वो नेचुरली दैट इज़ लीडिंग टू एनहांसमेंट इन द फॉरेस्ट कवर, और यही पूरे देश में भी हो रहा है और यूनियन टेरिटरी में भी हो रहा है। अच्छा, हम अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहेंगे, ये जो फॉरेस्ट है हमारे, जी, ऑक्सीजन के लिहाज से ये तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। इसके अलावा वाटर जो हमें पानी available के होता है, लिहाज से बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि अगर ये नहीं होंगे तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। नहीं, वो हकीकी तौर से हम सबको पता है कि जो एक ऑक्सीजन होता है एक ट्री का बाई प्रोडक्ट होता है। जी, जब भी तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे ट्रीज ज़्यादा होंगे वहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी। जी, उसके साथ साथ पानी की अवेलेबिलिटी भी, जो ट्रीज से जो ट्रांसपिरेशन होता है वो फिर कंडेंस होके वो रेनफॉल में होता है, तो जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज होंगे वहाँ पे रेनफॉल के चांसेस भी बहुत अच्छे खासे होते हैं, तो पानी की मिकदार भी बहुत अच्छी देता है। कहीं ना कहीं टेम्परेचर में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ है वहाँ पे बर्फ़ जो जमी रहती है तो वो भी एक पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर भी बनता है। तो आपने वजह फरमाया कि ऑक्सीजन और वाटर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा। आपने सुना भी होगा जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का हम जो नया कंसेप्ट है कि ये जो ट्रीज़ हैं ये कार्बन जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको जज़ब करता है जी। तो कार्बन सिंक के तौर भी ये जो है फॉरेस्ट बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ये ऑक्सीजन डिप्लीशन की बात हमसे पूछिए, लद्दाख में जब सर्दियों में ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी होती है तब समझ आता है क्योंकि अल्टीट्यूड पे है तो अल्टीट्यूड में ऑक्सीजन प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, बहुत होता है, ऑक्सीजन की बड़ी कमी होती है। सर, ये जो अब हमारे फॉरेस्ट के साथ साथ जो फॉरेस्ट लैंड्स होते हैं इनमें कई बार लोग रहने के लिए आते हैं, एनक्रोचमेंट्स होती हैं, और फिर हम उस एनक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए फोर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो कंट्रोवर्सीज भी जनरेट होती हैं। तो इस सिलसिले को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको मंजूर साहब थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ जाना चाहूँगा कि अर्सवाइल स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे 1940s में सेटलमेंट हो गया था, जैसे एग्रीकल्चर लैंड में सेटलमेंट हो गया था, फॉरेस्ट के लिहाज से भी बड़ी अच्छी सेटलमेंट्स हो गई थी। क्या हुआ था कि हमारे जो फॉरेस्ट्स हैं वो डिमार्केट हो गए, उनके रिकॉर्ड्स बन गए, उनको प्रॉपरली डिमार्केट किया गया कि फॉरेस्ट्स हमारे कहाँ क्या से क्या रकबा है। तो उस डिमार्केशन में हुआ ये था कि जो भी लोग फॉरेस्ट में तब रह रहे थे और जिनका मतलब फॉरेस्ट पे ही गुजारा था, फॉरेस्ट पे ही लाइवलीहुड था, उनको फॉरेस्ट से रकबा मिला था। हम उनको टेक्निकल टर्म्स में चक्स बोलते हैं। तो अगर कहीं हमारा फॉरेस्ट रकबा है, डिमार्केटेड है, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं चक होगा, एक छोटा सा हैमलेट हुआ करता था। बिल्कुल, उसके बीच में कहीं ना कहीं चक होगा, उस चक में लोग जो है रहते हैं, उनकी वो प्रॉपर्टी लैंड है, उसमें इनहेरिटेंस भी हो सकता है, तो वो एक मालिकाना हुकूक उनको मिलता है उसमें। तो वो 1940s में हो। उसके बाद अभी रिसेंटली जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ गया, 2006 में पूरे कंट्री में आ गया था, तो फिर यहाँ पे 2019 के बाद इम्प्लीमेंट हो गया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में भी जो खासतौर पर हमारे ट्राइबल बरादरान जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनकी डिपेंडेंस है फॉरेस्ट पे, और उस एक्ट में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मेंशन है, तो उनको जो है अगर वो फॉलो कर रहे हैं, अगर वो फुलफिल कर रहे हैं, तो उनको भी एक जंगल में मालिकाना हुकूक मिल जाता है उस रकबे पे। तो इन दो चीज़ों के अलावा अगर कोई बंदा जो है इलीगल ऑक्यूपेशन में है फॉरेस्ट के, तो उसमें फिर कार्रवाई हमें करनी पड़ती है, और उस कार्रवाई में भी फॉरेस्ट एक्ट के तहत और प्लस जो है लैंड इविक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। जो लोग पहले से ही जंगलों में रह रहे हैं उनको आप इविक्ट नहीं करते? बिल्कुल, है ना, उनको आप नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ दाची गांव है, ये पहले 10 गांव हुआ करते थे। बिल्कुल, तो वहाँ से उनको कुछ गाँव को तो एरिया से बाहर निकाला गया था। हकीकत है, तभी तो दाची गांव नाम ही है उसका। दाची गांव इसका नाम, दाची गांव बताया गया बिकॉज वो जो है रिलोकेट करके गेम रिजर्व बनाया गया था। अब तो खासा वो नेशनल पार्क है और बड़ी अच्छी है कंट्री में। सर, ये जो मार्केट में हमारे जो टिम्बर अवेलेबल है जी, लकड़ी कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए लोगों को, आजकल हमारे पास इम्पोर्टेड लकड़ी है। राइट, इम्पोर्टेड है। ये जो इम्पोर्टेड, इसके लिए आपको बाज़ाब्ता परमिशन मिला होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि आप ये सेल कर सकते हैं। अब चुनाचे हम अपने जंगल नहीं काट रहे हैं, हम फॉरेन की जो लकड़ी है वही इस्तेमाल करते हैं, वही टिम्बर। हैज़ दिस हेल्प्ड अस टू सेव आवर फॉरेस्ट? नहीं, बिल्कुल, आपने बात वजह फरमाई। जो इम्पोर्टेड टिम्बर है रेडीली अवेलेबल है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा डिपार्टमेंट उसको प्रमोट भी कर रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि वी रजिस्टर
डिपोज ऑफ दोज इम्पोर्टेड जो टिम्बर आता है उनके डिपो रजिस्ट्रेशंस होती है, और डिवीज़न लेवल पे, डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवीज़न ऑफिस में रजिस्ट्रेशंस होती है। और हम उस बात को बड़ा ना वो प्रोग्रेसिव तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको भी ये कुछ आउटलेट्स डालने हैं जो टिम्बर सेल आउटलेट्स होंगे जहाँ पे आप इंपोर्टेड लकड़ी को बेचेंगे ताकि लोग उन तक घर घर तक वो लकड़ी पहुँच जाए, तो बड़ी अच्छी लकड़ी है, उनको हम केडी बोलते हैं। केडी इज़ किल एंड ड्राई। बेसिकली लकड़ी में सीजनिंग का एक कंसेप्ट है। अच्छा। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा यहाँ पे, बट वो सीजन होती है। हाँ, वो सीजन होती है, दैट्स व्हाई इसको केडी तभी बोलते हैं। जी। वो सीजन लकड़ी होती है, बहुत अच्छी लकड़ी होती है, और उससे क्या है कि हमारे नेचुरल फॉरेस्ट से जो लकड़ी का जो इस्तेमाल होता था वो बहुत कम हो गया है, बिकॉज आपके पास रेडीली अवेलेबल है, आपके पास इवन पैनल्स भी आजकल रेडीली अवेलेबल, आपको देवदार के मुकाबले नहीं रख सकते उसको। मैं मान सकता हूँ देवदार के मुकाबले नहीं है, बट उसमें सिडार वुड भी है, उसमें इम्पोर्टेड देवदार भी आता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है। जी सर, ये जो हमारी पुरानी फॉरेस्ट पॉलिसी हुआ करती थी इसमें हमारे जो बोटमैन हैं, जैसे मान लीजिए हमारा वोलर एरिया जो है, इसमें कई सारे एरियाज पेरिफेरी पे हैं जहाँ बोटमैनर्स रहते हैं, फिशरमैन। बिल्कुल। उनकी नाव वगैरह, उनके जो बोट्स होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। हकीकत। उनको पुरानी पॉलिसी के तहत कुछ टिम्बर मिलता था, या तो नई बनाने के लिए, कश्ती बनाने के लिए, या पुराने बोट्स की मरम्मत के लिए। अब नई पॉलिसी में वो सब नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं मिल रहा है। देयर प्रोविजन इज देयर, प्रोविजन है। जैसे हाउस बोट्स को भी यहाँ नहीं मिल रहा। जो बेसिकली जो देवदार का रिक्वायरमेंट रहता है उतनी हमारी डिमांड एज सच नहीं है फॉरेस्ट से, बिकॉज हम जो लकड़ी निकाल सकते हैं, जो हमारा कॉरपोरेशन जो है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अब नाम करके, तो वो जो लकड़ी निकालता है वो हमें सिर्फ ड्राई फॉलन और फॉलन मटेरियल निकालना है। अच्छा, ड्राई जो हाँ, नेचुरली ड्राई। 96 का जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, उससे पहले क्या होता था, उससे पहले जो हमारे, अगर आपने भी सुना होगा, लेसीज हुआ करते थे, फॉरेस्ट लेते थे। देवदार का एक पेड़ है, उसकी भी एक लाइफ है। वंस दैट लाइफ इज क्रॉस, उसके बाद उसको फेल किया जाता था, उससे टिम्बर निकाला जाता था और फिर वो ऐसे ही यूज हो जाता था। वो कहते थे तकरीबन 80-90 साल का होना चाहिए। बिल्कुल। बट अब क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जी ग्रीन फेल नहीं करेंगे, एक खड़ा पेड़ जो होगा अच्छा खासा होगा, हम उसको फेल नहीं करेंगे। अच्छा। हमें जो है रिमूव करना है फालन। अब फालन पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो देवदार ही हो, उसमें कायल निकलता है ज़्यादा, फार निकलता है ज़्यादा, तो देवदार की डिमांड भी बहुत कम है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि बोटमैन को नहीं मिलेगा। एसएफसी अभी भी जो है सैंक्शन टिम्बर देता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिपोज अवेलेबल हैं, देवदार की अवेलेबिलिटी होगी तो देवदार मिल जाएगा। हाउस बोट और बोट वाले कहते हैं कि साहब हमारे बोट के काम तो देवदार ही आता है। बिल्कुल, देवदार ही काम आएगा। तो बताया पानी में है तो देवदार ही काम आ जाएगा, देवदार के बगैर उनका नहीं चलेगा। अच्छा, ये जो हम देवदार मान लीजिए फॉलन मटेरियल जो ड्राई होगी ट्री, उसको निकालते हैं, आपने कोई स्पीशीज नई इंट्रोड्यूस की है इन सालों में? जी, जैसे हमारा केल है, देवदार है, या और भी कई है, फार वगैरह है, तो कोई नई वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस की है इन जंगलों में? देखिए, हमारी जो कोशिश रहती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कि हमें नेचुरल फॉरेस्ट्स को बचाना है जो नेचुरली यहाँ पे ग्रो करते हैं। इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ कहीं प्लांटेशन होती है, आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी वहाँ किकर लगाते हैं आप। मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। जो आप कंसेप्ट बोल रहे हैं वो एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ आप बोल रहे हैं, ताकि जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको भी एक इंसेंटिव मिल जाए, वो पेड़ ज़्यादातर प्रोग्रेसिव लगाए। बट हमारा जो प्राइमरी फोकस रहता है वो यहाँ के नेचुरल फॉरेस्ट्स बचाना है। नेचुरल फॉरेस्ट्स में भी जहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट्स ख़त्म हो गए वहाँ पे हम ग्रो करेंगे, तो वही जो इंडिजिनस स्पीशीज़ यहाँ का होगा, देवदार होगा, कायल होगा, फर होगा, वही ग्रो करना है, वही रेज करना है। क्योंकि अगर सपोज़ आज से 30 साल पहले कहीं पे जंगलात होंगे देवदार के, वो ख़त्म हो गए, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो गया, चाहे वो नेचुरल क्लेमिटी से ख़त्म हो गया, अब वहाँ पे आप फिर से फॉरेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कोई और स्पीशीज़ नहीं लगाओगे, क्योंकि वो फिर आइडियली वो आप आइडियल उस फॉरेस्ट को नहीं बना, बिकॉज आपको देवदार को देवदार से ही रिप्लेस करना है जी। तो उस तरह जो हमारे आमले होते हैं, प्लांटेशन जो अफॉरेस्टेशन होते हैं, उसमें वही चीज़ होता है। लेकिन जो उसके बियॉन्ड जो आप एग्रो फॉरेस्ट्री की अफॉरेस्टेशन में आप देवदार ही लगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बियॉन्ड जो है, जो आप एग्रो फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, कि जो ज़मींदारों को भी हम कोशिश करते हैं कि उसमें एक जो 1980s में इंट्रोड्यूस हो गया था पॉपुलर यहाँ पे, जिस कशर पे रूस फ्रेसवाना, ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है वो।
अब उसमें जो है निकलते थे, फीमेल का आ गया, बट अब मेल क्लोन जो है उसका प्रमोट हो रहा है। अच्छा। बट पॉपुलर के केस में क्या था, पॉपुलर इज एन इजी ग्रोइंग स्पीशीज, 10-20 साल में वो पूरा मैच्योर हो बन जाता है जी। और उसके पीछे पर्पस यही था कि यहाँ के ज़मींदार को पॉपुलर दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, उसके बाद वो अपने बाग में लगाएगा अलॉन्ग विद अदर क्रॉप्स, जो उसका वेजिटेबल होगा, फ्रूट होगा, तो वो 10-15 साल में ग्रो करेगा और उसके अच्छे रिटर्न्स हो जाएंगे। बिकॉज अभी भी पॉपुलर टिम्बर का बहुत अच्छा डिमांड भी है यहाँ पे और यूज़ भी है। तो उस तरह वो के ड्यूरेबल कहते हैं कि अगर वो टिम्बर अगर वो ट्रसेस में लगाया जाए तो सुनो के वेट से नहीं ट्रसेस में लग जाता है, ट्रस में बहुत अच्छे से लग जाता है, पर्लिन्स वर्लिन्स में बहुत अच्छे से लग जाता है वो, और प्लस जो यहाँ फ्रूट इंडस्ट्री में भी पॉपुलर की बहुत अच्छी डिमांड, पेटियाँ वगैरह, हाँ पेटियाँ वेटियाँ, तो उसमें लग जाता है, दैट्स क्वाइट ड्यूरेबल इन दैट। अच्छा सर, ये जो हमारे यहाँ कश्मीर में हर डिवीजन में लोगों को घर बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी बिल्कुल डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या वो सिलसिला अभी है, देते हैं? सिलसिला है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है सैंक्शंस देता है अभी भी, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिपोज लगे हैं लगता है। लेकिन एक चीज़ है, इसके अलावा भी जो हमारे फॉरेस्ट फ्रिंज में जो लोग रहते हैं, फॉरेस्ट के बिल्कुल नज़दीक, और ख़ास तौर पे जो AIY सेक्टर से हैं, जैसे हम CAPD का वो ग्रुपिंग देखते हैं राशन कार्ड में, तो जो बहुत ही गरीब हैं जिनको ज़्यादातर साधन नहीं है कुछ का, तो उसमें हम एक और एक्ट के तहत, कश्मीर फॉरेस्ट नोट्स के तहत हम जो है उनको लकड़ी फराहम करते हैं, जिसमें जो है वो जंगल से ही पेड़ निकाल के ले जाते हैं। तो वो भी चल रहा है, जम्मू फॉरेस्ट नोटिस भी है और कश्मीर फॉरेस्ट नोटिस भी है। तो ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है। वो पेड़ वो बेचते हैं अपने काम? नहीं, अपने काम के लिए, उसमें है स्पेसिफिक ही है, क्योंकि वो कंसेशन पे मिलता है, वो हमारे कंसेशनिस्ट हो जाते हैं, तो उनको अपने यूज़ के लिए वो। ये जो आप लोगों को टिम्बर देते हैं आप, जब गवर्नमेंट की तरफ से, SFC की तरफ से, किस रेट पे और कितना मिलता है? देखिए रेट्स जो है वो रिवाइज होती रहती है और मार्केट रेट से कम होता है, जैसे अभी अगर हम कायल की बात करें तो वो 900 कुछ रुपीज़ 900 समथिंग जो है SFT पर CFT का रेट होता है। मार्केट में उससे ज़्यादा होगा, मार्केट में 1400-1500 का मिल जाएगा। तो SFT में जो सेंक्शन मिलता है अभी थोड़ा कंसेशन पे मिल जाता है, तो लोगों को वो फराहम की जाती है। बट अगेन मैंने वही बात की, जो डिमांड एंड सप्लाई में गैप है, और वो गैप जो है इम्पोर्टेड वुड से कोशिश कर रहे हैं भरने की। वैसे अब आपने अपने फॉरेस्ट एरियाज को डिमार्केट किया हुआ है, बिल्कुल, फेंसिंग भी करी है बहुत, इसके सिलसिले में भी हमने कई जगहों पे देखा कि फेंसिंग हो चुकी है। बिल्कुल। अब फेंसिंग से बाहर जो लोग रहते हैं वो फेंसिंग के अंदर नहीं जा सकते। आपके फॉरेस्ट में वो देखे ना, किंडल ऑफ फायर, वो चारकोल नहीं बना सकते, या लकड़ी भी नहीं निकाल सकते शायद, तो कुछ उस सिलसिले में जानकारी? देखिए मैं आपको बोलता हूँ, फेंसिंग और डिमार्केशन बिल्कुल सेपरेट चीज़ें हैं। डिमार्केशन जो है वो रकबे को हम हदोबंदी करते हैं, अपने लैंड को हम सिक्योर करते हैं। फेंसिंग जो होता है वो एफॉरेस्ट्रेशन का एक कंपोनेंट है। जैसे मैं पेड़ लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है पेड़ अगर हम फेंसिंग नहीं करेंगे तो ग्रेजिंग की वजह से वो पेड़ दूसरे दिन रहेगा नहीं, तो हम उन्हीं एरियाज़ को फेंस करते हैं जहाँ पे हमें एफॉरेस्ट्रेशन ड्राइव्स करने। हाँ, तो जो खाली कोई एरिया है जंगल में जहाँ पे हमने पौधे लगाए, उसके पहले हम उसको फेंस करते हैं। वो फेंस जो है दैट्स फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फेंसिंग, हाँ, ग्रेजिंग की प्रोटेक्शन से। वो लोगों को रोकने के लिए नहीं है। लोगों को अभी भी जो है, जो खास तौर पर लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फायरवुड, ये ग्रास हम देते हैं, स्टॉल फीडिंग के लिए ग्रास प्रमोट किया जाता है। और जो फॉलन फायरवुड है वो भी बोनाफाइड यूज़ के लिए लोकल कम्युनिटी, लोकल जो फॉरेस्ट रेंज में वो रहते हैं वो निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं है कि जो फॉलन कुछ टूटा फूटा टुकड़ा होगा तो वहाँ लोकल्स, बिकॉज लोकल्स का तो नहीं हो पाएगा। अगर आप गुरेज या मत्स्य जैसे एरियाज में देखिए तो वहाँ पे फायरवुड पे ज़्यादा डिपेंडेंस है, वहाँ वही वो बोनाफाइड यूज़ के लिए दे डू एक्सट्रैक्ट। सर, ये जो फॉरेस्ट फायर्स हमारे होते हैं हर साल होते हैं कई न कई जगहों से, और काफ़ी बड़े भी, पिछले साल तो बड़े ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा रहा। बिल्कुल। ये फॉरेस्ट फायर्स की वजह क्या होती है? हाउ डू यू मैनेज दैट? देखिए बाकी फॉरेन कंट्रीज में जब हम देखते हैं, दे यूज चॉपर्स, उनमें वो बास्केट से वो लाते हैं पानी और डाल देते हैं। हमारे यहाँ उतनी फैसिलिटी तो है नहीं। हालांकि जंगलात वालों के पास पैसा बहुत होता है, यू कुड अफोर्ड अ चॉपर। नहीं, देखिए एक चीज़ है, चॉपर लाना एक बात है, लेकिन फिर उसका मेंटेनेंस एंड व्हेन देन टेकिंग इट टू दैट साइट, फिर उसमें जो स्प्रे करना एंड ऑल दैट विल एंटेल ह्यूज कॉस्ट। लेकिन
इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं ये कहूँगा कि लकीली फॉर अस यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट फायर्स, खासतौर पर अगर हम पिछले साल की बात करें, जी। तो जो भी हुए हैं वो ज़्यादातर ग्राउंड फायर्स ही होते हैं। क्राउन फायर्स यहाँ ज़्यादा नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ की जो स्पीशीज़ कंपोजिशन है वो फायर रेजिस्टेंट है ज़्यादातर। सिवाय जम्मू में एक बेल्ट है जहाँ पे पाइनस, हमारा पाइनस रॉक्स भर गया, किलम छिनेरान सो थोड़ा आसान, दैट इज़ वेरी वल्नरेबल टू फायर। उसमें अगर आग लगती है तो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। बट यहाँ बुशेस तक ही हाँ, यहाँ पे ग्राउंड फायर बुशेस तक ही महदूद रहती हैं। तो हमारे पास वही जो है, हम मैनुअली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसमें भी एक फॉरेस्ट्री टेक्निक्स रहती हैं, बीटिंग ऑफ फायर, फिर फायर रिंग्स बनाते हैं, फिर फायर लाइन्स भी देते हैं ताकि ये फैल ना जाए। तो वो एक हमारा जो होता है प्री फायर, जो हमारी तैयारी होती है, उसमें वो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, ये जो लोकल एरिया फॉरेस्ट के साथ जो लोकल आबादी रहती है, उनको आप फायरवुड देते हैं, इज इट फ्री? फायरवुड जो है, फायरवुड जो लोकल बोनाफाइड यूज़ के लिए लोकल लोग तो निकाल लेते हैं, उनमें हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते। फायरवुड ही यूज़ करते हैं। डू यू ऑफिशियली प्रोवाइड देम फायरवुड? ऑफिशियली तो, क्योंकि गैस तो मान लीजिए अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ तो गैस ही यूज़ होता है, यहाँ तो ख़त्म हो गया वो सिलसिला। लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी पॉकेट्स में है रूरल एरियाज़ में लोग बोनाफाइड यूज़ के लिए खुद भी जंगल से निकाल लेते हैं। उसमें भी ज़्यादा हम रिस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं। सिर्फ हमारा रिस्ट्रिक्शन यही होता है कि कहीं फायरवुड के लिए कोई पेड़ ना काटे, मतलब पेड़ काटेगा उसके बाद उसका फायरवुड निकालेगा, तो वो हमारे लिए दैट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन जिसको हमें कॉग्निजेंस लेना है। बाकी जो लॉप स्टॉप्स फॉलन होते हैं उसमें ज़्यादातर हम कंट्रोल नहीं करते। और उसके साथ साथ हमारे डिपोज भी लगते हैं, जैसे कुपवारा जैसे डिस्ट्रिक्ट में एक वहाँ पे रिक्वायरमेंट है फायरवुड की, तो वहाँ पे जगह जगह पे हम डिपोज लगाते हैं नवंबर के महीने में, जहाँ से फिर लोग फायरवुड लेके जाते हैं। सर, हमारे JNK में तकरीबन कितना एरिया होगा फॉरेस्ट कवर के अंदर? लगभग 20,300 स्क्वायर किलोमीटर के से ज़्यादा है जी। 21,237 आपका सही है वहाँ तक कितना। तो इसको आप बढ़ाने के कोशिश कर रहे हैं कि ये बढ़ता रहे, बढ़ रहा है आपकी? हाँ, जो मैंने आपको रिपोर्ट भी कहा है उसमें बड़ा है ये। सर, ये जो फॉरेस्ट में NTFP होता है, क्या कहते हैं आपसे? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं। जी, या हम इसे कहते हैं हर्ब्स वगैरह। इसका आप क्या करते हैं? मतलब ये तो एक बहुत बड़ी वेल्थ है। ये एक बहुत बड़ी वेल्थ है। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 2022 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक पॉलिसी इशू की, NTFP पॉलिसी। उस NTFP पॉलिसी के तहत जो ख़ासतौर पर वो एरियाज़, फॉरेस्ट एरियाज़ जहाँ जो NTFP रिच है, जहाँ पे बहुत सारे मिकदार में निकलता है, वहाँ पे जो है हमारे हर पंचायत में एक कमिटीज़ बनी हुई हैं, दे आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ के थ्रू जो NTFP है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में NTFP डिपोज़ हैं। जो लोग इस काम के साथ वाबस्तगी रखते हैं वो डिवीज़न में रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक डिपो रजिस्टर करते हैं। उसके बाद उनको एक बाज़ाब्ता तौर से एक परमिशन मिलता है, कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड देन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। उस तरह से वो एक ट्रेड जो है वो लीगलाइज हो गया है। और बहुत सारे डिविजन्स में अभी जो है NTFP निकाला जाता है और उसको लीगल वे से ट्रेड किया जाता है। सर, क्या चीज़ें निकलती हैं? देखिए, जो आपने NTFP की बात की, आपने हर्ब्स की बात की। कुछ हर्ब्स ऐसे हैं जिन पे अभी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो हमारे शेड्यूल में आते हैं। जैसे अगर मैं कश्मीरी में कहूँ आपको, कुट एक है, वो उसमें रेस्ट्रिक्शंस है, वो शेड्यूल में आते हैं। इसी तरह से हमारे 15-16 स्पीशीज़ ऐसे हैं जिनको हम निकाल नहीं सकते। बट उसके अलावा जैसे गुच्छी है, गुच्छी 5 अप्रैल के सीजन में तो बहुत निकलता है, तो उसको कलेक्ट करते हैं। पहले से शीतकर है एक और, 30,000 रुपये किलो हो जाता है तकरीबन। शीतकर है, शीतकर गुरेज से ज़्यादा निकलता है, तो वो भी एक बड़ा अच्छा, एक मुश्कबाला वो भी लोग निकालते हैं, उसका भी अच्छे से ट्रेड करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी, इवन जीरा भी निकल जाता है। लोकली हम इसका वो एक्सट्रैक्शन बाद में ये नहीं करते कि दवाई लोकल कम्युनिटीज़ जो है निकालते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ ही निकालते हैं, उन्हीं को अमाउंट मिलता है फॉर कलेक्शन। बट लोकली इसका ज़्यादा तो श्रीनगर सिटीज़ में या फिर बाहर की सिटीज़ में यूज़ होता है। बट द ट्रेड इज़ रेगुलेटेड। उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब डिपार्टमेंट को पता है कि कितना कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है। हो गया अल्टीमेटली जो उससे चीज़ें बनती हैं, फाइनल थिंग्स, वो तो यहाँ नहीं बनती। इवन लोकल लेवल्स पे भी जो हमारा NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन,
उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में ग्रुप्स बनाए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो उनके क्लस्टर्स रहते हैं तो वो भी लोकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर आपने देखा होगा कहीं पे जब डिस्ट्रिक्ट में कोई मेला लगता है या कोई एक अवेयरनेस प्रोग्राम लगता है तो वहाँ पे स्टॉल्स, हाँ वहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो वो भी सेल करते हैं। तो दे आर लोकली मेड प्रोडक्ट्स। अब उसमें क्या होता है, लोकली मेड प्रोडक्ट्स में यू नेसेसरली नीड सर्टिफिकेशन। आपको एसएसए, अगर फूड प्रोडक्ट है FSSAI का सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, या कॉस्ट उनकी मदद करता है उसमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने में। वंस दोज थिंग्स आर डन तो लोकल प्रोडक्ट्स भी जो हैं बिकते हैं। सर, यू आर लुकिंग ए वेरी बिग डिवीजन, कामराज डिवीजन। हाउ इज द हेल्थ ऑफ योर फॉरेस्ट देयर? आपकी जंगलों की हालत क्या है? अब आपकी बात करते हैं। हेल्थ इज़ गुड सर। मैं कामराज की बात करूँ तो कामराज में एक वैली है, दैट्स कॉल्ड लोलाब वैली, जिसे इकबाल साहब ने कहा है कि पानी तेरे चश्मों का उबलता हुआ सीना, मुर्गाने शहर भी तेरी अज़ाओं में है बेताब वादी लोलाब। वादी लोलाब जो है वो देवदार के फॉरेस्ट के लिहाज से बहुत ही मशहूर पहले भी रहा है और आज भी है। सरसब्ज़ देवदार वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभी लोलाब में काफ़ी सारे फॉरेस्ट हैं। हाँ, देवदार ज़्यादा है बिकॉज वैली है, तो क्योंकि मैंने वहाँ पैडी फील्ड ज़्यादा देखे हैं। हाँ, पैडी फील्ड। हालांकि मैं जहाँ से ये अपना वो केव है, हाँ कलारूस केव, वहाँ से जंगल है थोड़ा सा, हाँ। लेकिन वहाँ से अगर आप नीचे की तरफ देखें प्लेन ही प्लेन। लोलाब वैली में अगर जाएंगे आप तो लोलाब वैली को जो बाउंड करते हैं माउंटेन्स, उन पे फॉरेस्ट्स है, तो दैट इज बेसिकली फॉरेस्ट। बीच में जो वैली में है, वैली में ऑब्वियसली एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ पे वो जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बने हैं जो उन एग्रीकल्चर को वो जो है इरिगेशन करता है। आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटीफुल सेटअप। मुझे नहीं लगता लोलाब से बेहतर कोई और सेटअप हम देख सकते हैं इस तरह का। तो फॉरेस्ट इज़ क्वाइट गुड, बड़ी अच्छी है। बिल्कुल, मतलब ये स्मगलिंग वगैरह कंट्रोल किया हुआ है। ये ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से कंट्रोल हुआ है। जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स तो होने ही है। और फॉरेस्ट एक ऐसा रिसोर्स है जो कि ताले के अंदर बंद नहीं है, ये बिल्कुल ओपन है, वो कोई भी जा सकता है, हम किसी को रोक नहीं सकते। कोई बंदा जाना चाहता है फॉरेस्ट की फ़िज़ाओं में सैर करना चाहता है तो हम उसको रोक नहीं सकते। तो इस तरह से एक दो के इंसिडेंट्स होते रहते हैं और उसमें बाज़ाब्ता तौर से एक्ट के तहत कॉग्निजेंस होती रहती है। हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट का क्या हाल है? हाई एल्टीट्यूड है आपके बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट की बात की तो उसमें एक जो नायाब स्पीशीज़ मुझे याद आती है वो है बुर्ज़कुल बेटुला, जिसको हम बोलते हैं। हिस्टोरिकली जो है बुर्ज़कुल का वो बारक जो है वो पेपर भी यूज़ होता था जी। तो अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले मैं गया मत्सिल में, तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत ही अच्छे फॉरेस्ट्स हैं इसके बेटुला के। बिल्कुल, यहाँ सोनमर्ग एरिया से सोनमर्ग एरिया में आपने देखा होगा यात्रा कैंप जहाँ पे लगता है उसके अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो बुर्ज़ का बड़ा अच्छा स्टैंड है और बहुत ही मोटे मोटे दरख्त है। तो कोई निकालता नहीं ना वो भोजपत्र इसको? हाँ, भोजपत्र अब तो नहीं निकालता है, बट हाई एल्टीट्यूड में वो रखना बहुत जरूरी है क्योंकि फॉरवर्ड प्रोजेनिस कल को उनसे कहेंगे 2000 साल पहले इस पे लिखा जाता था। हकीकत है जी, हकीकत। तो ये है आपके वहाँ से? बिल्कुल ये है। और क्या वैरायटीज है आपके? और मैपल रहता है और हाई एल्टीट्यूड्स में हमारा फर, जिसको हम कश्मीरी में नहीं फर को हम बुदुल बोलते हैं। यस, तो बुदुल होता है वहाँ पे। तो हाई एल्टीट्यूड्स में ये होते हैं। देवदार हाई एल्टीट्यूड में पाया नहीं जाएगा, देवदार जो है लोअर बेल्ट में पाया जाता है, लोअर लेस में। मैं अपने नाज़रीन से हम कलाम होना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है हमारा हेलो डीडी एक लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है। अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी फ़ोन कॉल्स का। आप अपने फ़ोन उठाइए और हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिए। हमारे आज के मेहमान से आप बराह रास्त बातचीत करते हैं जंगलों के हवाले से। सर, ये जो आपके जितने भी एफर्ट्स होते हैं जंगल को बचाने के, बिल्कुल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की भी बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल हकीकत। तो कम्युनिटी को कैसे आप इन्वॉल्व करते हैं? टू मोटिवेट कम्युनिटी इज़ वेरी एसेंशियल। यस, आपने सही वजह फरमाया कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपने बात की स्टार्ट में ही, हमने जब डिमार्केशन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि डिमार्केशन एरियाज़ में कहीं एरियाज़ ऐसे जो चक्स हैं जो मालिकाना हुकूक लोगों को मिला है। एक तो वो लोग क्योंकि उनको मालिकाना हुकूक जंगल की ज़मीन पे मिला है तो वो हमारे कंसिस्टेंट्स हैं, उनके राइट्स है वहाँ पे। नंबर 2, जो आपने एंटी-एफपी पॉलिसी की बात की, एंटी-एफपी में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो जंगल से निकालते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो उनका एक लाइवलीहुड ऑप्शन बनता है, तो उसके साथ वो भी जंगल के साथ जुड़े हुए होते हैं। नंबर 3, जो कश्मीर और जम्मू नोट्स की बात की मैंने
कि कश्मीर फॉरेस्ट नोट्स में हम टिम्बर देते हैं कंसेशन रेट पे लोगों को, तो वो भी हमारे कंसेशनिस्ट बन जाते हैं। तो डिपार्टमेंट की जो भी पॉलिसी रहती है, जैसे NTFP एक्सट्रैक्शन हो गया, या कश्मीर फॉरेस्ट जम्मू फॉरेस्ट नोट्स हो गया, या इवन FDC जो है फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको SFC पहले कहते थे, वो भी जब सैंक्शंस देता है तो कुछ कंसेशन रेट पे, मार्केट रेट से देता है। तो ये सारे लोग जो हैं इनको हम जोड़ते हैं जंगल के साथ। तो जब ये जुड़ जाएंगे, जब उनको पता है कि हमें फ़ायदा आ रहा है जंगल से, तब जाके ख़ास तौर पे फायर के केस में हम लोगों से मदद लेते हैं, लोगों से मदद लेते हैं। हमारे पास कंसेशनिस्ट होते हैं। वैसे वे कॉलर जुड़े हमारे साथ, कॉलर को अटेंड करते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जनाब, बस अब्दुलरशीद श्रीनगर पे मे सुबह 2 सवाल मे गुजारिश हाँ हेलो 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 मैं तुम सवाल समझी जनाब मे सवाल कि ताश वाक गसान जंगलन मं जंगली जानवर बच्चे क्या कर नंबर सह मोद मोद गलती हो जाए तो जान तम बन खोखर गोमुत तो लुक जान वो पान तरावान दालान श्रीनगर जाए तम मोद जोर बिल्कुल खराब दिवान कह ताकि हादसा गो जी गोडन्युक सवाल आव तुथ समझ कि मगर दोम सवाल पजन मे शायद बोन प्रसान ब्रोच अत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विंग फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तमो कर एक्सरसाइज आज ब्रो 2 वरी स्टार्ट यथ मम जम्मू एंड कश्मीर मज बोन एग्जिस्ट गसान तिमन दितुक नंबर वनकस सोशल नंबर आधार नंबर तथे सारियन बोन आधार नंबर लोगमुत आधार नंबर सह बोन टैग कर तम पाई कि वनकस कस बोन एग्जिस्ट कर तम अलाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विज खास तौर पर मार्च किस रेतस मज सा प्लांटेशन ड्राइव गसान तो बोन लगावन मैंडेट अत चुनाव डेवलपमेंट ऑफिसर तवरमेंट मज डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्राइवेट नफर लगित आराम सान लगित पे जमीन मज लगाए नी क्या अत ग 50 by 50 मीटर कम से कम जाए सह कर प्रेफर कहीं बिकॉज तमिस यी रिटर्न कहीं अदरवाइज वो अगर लगाना चाहे तो क्यों नहीं लगा सकता। हाँ, कोई भी सिटीजन जो है स्टेट लैंड में लगाना चाहे तो आराम से लगा सकता है। बल्कि मैं ये कहता हूँ ये हमारा एक यूटी ट्री है, स्टेट ट्री जिसको हम कहेंगे, तो इसको लगाने में जितनी हम कोशिश करेंगे वो अच्छी बात है। और जो उन्होंने बात कही कि मैंने पहले भी कहा था कि हर एक ट्री की एक लाइफ होती है, तो एक ट्री की जब लाइफ ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो अंदर से खोखला हो जाता है। मगर सही कोशिश ये है, गवर्नमेंट की कोशिश भी यही रहती है कि ये जो हमारा सरमाया है कहीं कहीं लगा है, अगर ड्राई भी हो रहा है बट हम उसको जितना हो सके हम उसको बचाने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन शायद वो वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड वो बता रहे थे, लेकिन वो कुछ क्लियर समझ नहीं आया। सर ये जो कम्युनिटी की बात कर रहे थे आप, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात कर, क्या इजीली वो आते हैं या यू हैव टू? बिल्कुल, देखिए कम्युनिटी, आपने वजह फरमाया कि कम्युनिटी को जब तक ना आप कोई इंसेंटिव दोगे तब तक आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो आएंगे और आपके प्रोटेक्शन कामों में या कंजर्वेशन कामों में कोई मदद करेंगे। तो वो इंसेंटिव देना बड़ा ज़रूरी होता है। तो वही जो इंसेंटिव्स हैं, जिसमें 2-3 इंसेंटिव्स की मैंने बात की, इसके अलावा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इको पार्क्स बना रहा है, अभी इको टूरिज़म पे बड़ी अच्छी प्रेफरेंस दे रहा है। हमारे नॉर्थ बेल्ट में बहुत अच्छे अच्छे इको पार्क्स बने हैं। कुपवारा की बात करें तो इको पार्क्स में थोड़ी देर आएंगे। वो है कॉल सर। हेलो 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 जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर अपना तारुफ दीजिए पहले, कौन साहब कहाँ से? शबीर अहमद फ्रॉम उमराबाद है। जी पूछिए। जी सर से मुझे अगर क्वेश्चन था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई ऐसी जगह हैं जो बतौर टूरिज्म के लिए उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, तो उनके लिए सर क्या करें? काफी कुपवारा में कई ऐसी जगह हैं जो टूरिज्म के लिए काफी अहम है, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जी थैंक यू। जो वैसी बात है, जो टूरिज़्म हमारा सेक्टर है वो फॉरेस्ट की वजह से है ही है,
और हमारे जो अच्छे अच्छे हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं, चाहे गुलमर्ग पहलगाम की बात करें, तो क्योंकि लश ग्रीन फॉरेस्ट्स हैं वहाँ पे, तो दैट्स वाई वो टूरिज़्म की उनका पोटेंशियल भी अच्छा है और बड़े फेमस भी है। और जो उन्होंने बात कही, हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है इको टूरिज़्म का जी। बिकॉज टूरिज़्म अगर हम जनरल टर्म में देखें तो आजकल हम टूरिज़्म की बात नहीं करते, आज हम इको टूरिज़्म की बात करते हैं। बिकॉज टूरिज़्म हैज़ टू बी सस्टेनेबल। आप किसी जगह को खोलेंगे टूरिज़्म के लिए, फिर आप 10 साल में देखेंगे कि इसका तहस नहस हमने कर दिया, कंस्ट्रक्शन बड़ी रैम्फेजिंग कर दी और उसमें फिर वेस्ट भी डाल दिया एंड ऑल दैट। लेकिन हमारा जो कंसेप्ट होना चाहिए वो इको टूरिज़्म की तरफ होना चाहिए कि आप एक एरिया को ओपन करें, वहाँ पे लोग जाए, एडवेंचरस लोग जाए और वहाँ पे नज़ारा एंजॉय करें, बट एट द सेम टाइम उस एरिया को हम सस्टेनेबली जो है प्रोटेक्ट और कंजर्व भी करें। तो जो उन्होंने बात की वैसी बात है, जो फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं JNK में जो अभी तक उस लेवल पे एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। हाँ, एडवेंचर टूरिस्ट जो हैं, जो ट्रैकर्स हैं, जो ट्रैकिंग पे जाते हैं, उन लोगों को पता है, बिकॉज दे गो देयर, दे ट्रैक, और वो उसी हिसाब से जाते हैं ताकि वहाँ पे जो है हम ज़्यादा वेस्ट ना जनरेट करें, ज़्यादा कचरा ना फैलाए। तो वो तो एनवायरमेंटल कॉन्शियस, बिल्कुल एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस जब तक हो तो आपके लिए हर एक एरिया ओपन है, आप हर एक एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से मैंने जो कहा अभी कि इको टूरिज़्म में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इको पार्क्स एक तो एरियाज हाँ डेवलप करता है। हाँ, इको पार्क्स में हमारा यही कंसेप्ट होता है कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए वो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मतलब कंक्रीट ज़्यादा यूज़ ना करें, अगर फेंसिंग करनी है तो वुडन फेंसिंग ही करें, बेंच लगाए तो वुडन बेंच ही लगाए। तो उस तरह के साइट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब बड़े 1-2 सालों से डेवलप कर रहा है। ये जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनको आप इन्वॉल्व करते हैं अपने जो आपके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं? हाँ, प्लांटेशन प्रोग्राम में तो JNK ग्रीन ड्राइव में तो हर साल जो है डिपार्टमेंट अभी मार्च में ख़ास तौर पे प्लांटेशन ड्राइव ज़्यादा रहती है, तो हर साल चलता रहता है। लेकिन कश्मीर में जो है नवंबर से प्लांटेशन सीज़न स्टार्ट होता है, फिर विंटर के जो चलाई कलान का पीरियड होता है उसको छोड़ के नवंबर, दिसंबर प्लस फरवरी 15 से मार्च एंड तक, तो ये एक सीज़न प्लांटेशन सीज़न है जहाँ पे हमारी कोशिश ये रहती है कि हर एक सेक्टर को, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो सिटीजन्स हो, उनको इन्वॉल्व करके एक मास प्लांटेशन ड्राइव्स की जाए। तो वो हर साल चलता रहता है और उसमें एक हर साल एक नया थीम दिया जाता है। जैसे पिछले साल और इस साल भी हमारा ये थीम है, एक पेड़ माँ के नाम। जी, मैं उसी पे आ रहा था। बिल्कुल, तो अगर आप वो जो एक पेड़ माँ के नाम से जो कैंपेन चली, उसमें कुछ प्लांटेशन हुई? बहुत प्लांटेशन, मतलब अच्छा। लास्ट ईयर भी हमने लगभग 1.5 करोड़ प्लांट्स जो हैं ओवरऑल हर एक स्कीम में, हर एक सेक्टर में लगाए। तो इससे क्या होता है, लोगों को एक मैं कहूँगा एक कनेक्शन मिल जाता है। जैसे एक पेड़ माँ के नाम, मैं अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाऊंगा, तो मेरे लिए वो एक कनेक्शन बन जाता है। बिकॉज पेड़ लगाना ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पेड़ एक मान लो एक छोटा बच्चा है, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसको नर्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास तौर पर 4-5 साल। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम, इसमें आपने इमोशंस हाँ जुड़ जाते हैं। तो उसी फिर मैं इस प्लांट का केयर भी करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा विल्ट हो रहा है तो मैं जल्दी से जाऊँगा, पानी इस पर डालूंगा। तो वो एक नर्चर जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ पेड़ लगाएंगे तो वो रहेगा नहीं, कम से कम 2-4 साल नर्चर करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई ऐसे इमोशनल टैगलाइन्स दिए जाते हैं, सो देयर लोग जो हैं इसको एक अटैचमेंट इसके साथ, हाँ बिल्कुल, उनकी एक अटैचमेंट है। सर, जिस तरह से ये एफॉरेस्टेशन वगैरह करते हैं आप, इससे होना तो ये चाहिए था कि काफ़ी सारा हमारा जंगल बढ़ना चाहिए। जिस हिसाब से एफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ लग रहे हैं, जो आप कैंपेनिंग करते हैं मुख्तलिफ सीजन्स में, काफ़ी सारे किलोमीटर्स पे आप पेड़ लगाते हैं या लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो उसके हिसाब से तो जितना बढ़ना चाहिए फॉरेस्ट उतना नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे आपको एक बात बताऊँ, तोस मैदान एरिया वो अब खाली हो गया, इट हैज़ बिन गिवन टू टूरिज्म। अब तोस मैदान आप जब जाते हैं तो वहाँ बड़ा फील होता है कि इतनी ज़बरदस्त रुथलेसली फेलिंग हो चुकी है, उस सारे एरिया को एफॉरेस्टेशन की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन शायद नहीं हुई। नहीं, उसमें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि तोस मैदान जब क्लियर हो गया, वंस दैट जो वहाँ पे आर्मी जो है निकल गई, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब वो मिला, तो वी स्टार्टेड ए स्पेशल प्रोजेक्ट, स्पेशल तोस मैदान प्रोजेक्ट, जो लगभग 19-20 के अराउंड स्टार्ट हो गया। तो उसमें हज़ारों हेक्टेयर्स में वहाँ पे प्लांटेशन हो गई। अब प्लांटेशन का क्या है कि
एक देवदार, एक कायर, एक फर जब हम लगाते हैं तो एक अच्छी हाइट पे पहुंचने के लिए इट विल टेक सम 8 to 10 years। तो आपको तोस मैदान में अच्छी प्लांटेशन हुई है, उसको आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कब? 2029-30 के बाद। अभी भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी प्लांटेशंस आई हैं और अच्छा, बहुत बड़ा लगी अच्छा, है। हाँ लगा हुआ है, प्लांटेशंस आई हैं। अभी भी उस प्रोजेक्ट में काम चल रहा है और बहुत अच्छा, उसमें एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। नेशनल कैंप अथॉरिटी से टीम्स भी आई हैं, वहाँ विज़िट किया है। इवन NGT से भी टीम्स आई, उन्होंने विज़िट किया वहाँ पे। तो आप देखेंगे 5-7 साल के बाद आप उस काम को फिर अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। वंस दैट लुक्स लाइक, सैटेलाइट में भी दिखेगा कि हाँ जी ग्रीनरी फिर से उभर के आई है। तो बड़ी अच्छी बात है अगर ये इनिशिएटिव हुआ है कि इट हैज़ बीन अगेन जी। टेकन वेरी सीरियसली। सर, ये जो वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आपका है, तो क्या प्रोजेक्ट है ये सारे? कितने वेटलैंड्स हैं आपके देखिए, पास? जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड इज़ अगेन ए डिफरेंट इकोसिस्टम। जी। और मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 5-7 सालों से वेटलैंड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इसमें एक सेव वेटलैंड कैंपेन आ गया। सेव वेटलैंड कैंपेन में जितने भी मुल्क भर में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना एक ज़िम्मेदारी दी गई। और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स हैं। मतलब कुछ वेटलैंड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आ जाते हैं, जो वाइल्ड लाइफ के तहत उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उनकी लेजिस्लेशन अलग है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। कुछ ऐसे वेटलैंड्स हैं जो फॉरेस्ट के भीतर है, फॉरेस्ट के अंदर है, तो वो फॉरेस्ट एक्ट के तहत प्रोटेक्ट होते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी भी वेटलैंड्स हैं जो ना वाइल्ड लाइफ के अंदर हैं, ना फॉरेस्ट के अंदर है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, जैसे कहीं पे रेवेन्यू रिकॉर्ड में होगा रख इज इवन ए वेटलैंड, चाहे उसमें पानी। वेटलैंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है, कम से कम साल में 6 महीने उसमें पानी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेटलैंड में पूरा पानी हर साल में हर दिन पानी, जैसे हमारे यहाँ होकर, बिल्कुल हाँ, हाईगाम में है, एग्जैक्टली होकर हाईगाम वैसे भी वाइल्ड लाइफ वेटलैंड है, वो नोटिफाइड है, वो प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ। उसके अलावा भी अभी 1-2 साल से सुप्रीम कोर्ट भी इसके पीछे पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कम से कम वो वाटर बॉडी जो 2-2.5 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबा जिसका हो, उसको आप नोटिफाई करो, उसको डिमार्केट करो उसको। तो अभी सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है इसी एक्सरसाइज में लगे हैं कि कहीं से जहाँ पे भी ऐसे एरियाज़ पाए जाते हैं उनको डिमार्केट किया जाए, चाहे वो रेवेन्यू लैंड में हो, फॉरेस्ट लैंड में, या कोई और स्टेट लैंड हो। तो उनको इवन प्राइवेट लैंड भी अगर होगा, अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक वेटलैंड है तो वो वेटलैंड के तौर पे ही उसको रखना है, जिसका भी प्राइवेट लैंड होगा। तो वेटलैंड्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है अभी, और हर एक डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है कि उन वेटलैंड्स को डिमार्केट करे, डिजिटाइज करे, और उसमें एक कंप्लेंस रिपोर्ट हमें सुप्रीम कोर्ट और वेटलैंड्स में बड़े माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, बिल्कुल है, लाखों की तादाद में। कोचिंग वगैरह का सिलसिला अभी चल रहा है क्या? देखिए, जहाँ पे जब बर्ड्स आएंगे तो ऑब्वियसली बात है, कुछ खुराफती लोग तो होते ही है। जैसे आपने जंगलात की बात की, तो लोग तो है जो इस में मुलवस हो जाएंगे, और लेकिन ओपनली सेल नहीं कर पाते। ओपनली सेल नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो लीगली प्रोटेक्टेड है, और उसमें बाज़ाब्ता तौर से कार्रवाइयाँ होती हैं। जहाँ पे हमारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की पेट्रोलिंग टीम्स होती हैं, और माइग्रेटरी सीजन अभी स्टार्ट हो गया अक्टूबर से अप्रैल तक, तो स्पेशल पेट्रोलिंग टीम्स रहती हैं जो इन वेटलैंड्स में पेट्रोलिंग करती रहती हैं, और जहाँ पे भी पकड़ में आ जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। अब वो शिकारी लोग गन शॉट तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अब वो ट्रैप्स लगाते हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं उनके, लेकिन हम भी कॉग्निजेंस लेते हैं। आपके कामराज एरिया में कितने वेटलैंड्स हैं? देखिए, अगर मैं कामराज डिवीजन की ही बात करूं तो मेरे फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादा वेटलैंड नहीं है, बिकॉज जो टोपोग्राफी जो है, टोपोग्राफी वैसे की वेटलैंड्स नहीं है, लेकिन डिवीजन के बाहर बहुत सारा है। उसमें आर्टिफिशियल वेटलैंड्स भी, जो आपने लोलाब की बात की, जो इरिगेटेड वो पॉन्ड्स है, वो उनको हम एज वाटर बॉडीज लेते हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक वेटलैंड हम उनको नहीं कहेंगे बिकॉज वो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं। लेकिन उसके अलावा जब अगर हम ये लंगेट की बात करें, कैमल की बात करें, और बहुत सारे ऐसे वेटलैंड्स हैं हमारे यहाँ, कुछ 53 जो है छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ जिनको हमने वेटलैंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आइडेंटिफाई करा हुआ है। मैंने अभी कहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, NGT की डायरेक्शन है, उसमें कंप्लेंट्स में हमने वो कुछ वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं आपके वहाँ, आपके कामराज में? कामराज में नहीं है, JV में है, बारामूला में है वाइल्ड लाइफ एरिया, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बारामूला में काजीनाग नेशनल पार्क है, लिम्बर लच्छीपुरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बट एज सच कुपवारा कामराज में नोटिफाइड नहीं, नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ एरिया नहीं है। वाइल्ड लाइफ एरिया जो होता है वो नोटिफाई होना चाहिए, एक्ट के तहत नोटिफाई होना चाहिए। जैसे दाची गांव है नेशनल पार्क, तो इट इज़ नोटिफाइड नेशनल पार्क। उसी तरह से सलीम अली बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे
ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। जी जी। तो वो भी नोटिफाइड है। इसी तरह से मतलब अब ये जो जंगलों में वाइल्ड लाइफ वगैरह होती है, ये तो प्रोटेक्टेड एरियाज में ही नहीं रहती है, दे आर वाइल्ड। दे आर, हाँ, जंगल में तो जंगली जानवर होंगे ही, वो कहाँ रहेंगे, वो नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ एरिया नहीं है, बट जंगली जानवर है। सर, आप वॉलर कंजर्वेशन अथॉरिटी के कोऑर्डिनेटर भी हैं जी। तो किस तरह का कंजर्वेशन कर रहे हैं वॉलर को? वॉलर को काफ़ी ज़रूरत है कंजर्व करने की, क्योंकि इसमें भी जिस तरह से डल लेक में एनक्रोचमेंट्स वगैरह हुई थी या अभी भी हैं काफ़ी, तो उसमें भी काफ़ी एनक्रोचमेंट हुई है। तो वॉलर के लिए क्या प्रोग्राम्स हैं? वॉलर के हिसाब से मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा। वॉलर जो है उसका रुकबा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से रुकबा है 130 स्क्वायर किलोमीटर है। 130 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 13,000 हेक्टेयर्स। और वो सारा रुकबा जो है वो अथॉरिटी ने डिमार्केट किया है, उसमें फिजिकली डिमार्केशन पिलर्स लगे। प्रेजेंटली इस वक्त कितना है? हाँ, पूरा है। अच्छा। पूरा हमारे पास है, सिवाय कुछ कनाल्स के, जैसे 1152 कनाल्स हमारे थे जो एनक्रोचमेंट में थे। जो कॉमन नोशन है कि जो वुलर है वो एनक्रोचमेंट की वजह से ख़त्म हो गया है, वैसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं। हाँ, वाटर एक्सपेंस हम कहेंगे कि कम हो गया, बट एनक्रोचमेंट से वुलर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से डिमार्केट किया है, उसको डेलिनेट किया है। कुछ स्पॉट्स पे भी इंक्रोचमेंट है, जैसे हमारा एक बांडीपोरा में कानियारी बेल्ट है, वहाँ पे लोग रहते हैं, कानियारी में बहुत टाइम से रहे हैं, और ख़ासतौर पर 91-92 में जो फ्लड्स आए थे तो उसकी वजह से थोड़ा रिलोकेट होके वो वहाँ पे बस रहे। उसकी भी कोशिश, अब लोगों को हम ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि आपको निकलना है तो फिर उनको रातों रात निकालेंगे, वो भी एक गलत है। उसमें एक पॉलिसी रहती है जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप करके हैं कि उनको कहीं और हम लैंड दे पाए ताकि उनको प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेट किया जाए। उसी तरह से सर्टन पॉकेट्स में जहाँ पे लोगों ने प्लांटेशंस की थी, जैसे विलो लगाया था, किकर या फ्रस उसको लगो, तो वो हम निकालते हैं। वॉलर की पेरिफेरीज में काफ़ी वो फायरवुड के लिए यूज किया जाता था उस बेल्ट को। बिल्कुल। अब तो फायरवुड निकाला नहीं जाता वहाँ से, क्या है? अब ज़्यादा नहीं निकाला जाता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इवन बाकी डिपार्टमेंट्स ने भी 1940s से लेके प्लांटेशंस खूब हुई है। जांगली और किकर की, विलो की प्लांटेशंस हुई है। अभी भी वो प्लांटेशंस है, अथॉरिटी कुछ प्लांटेशंस निकाल भी रही है, बिकॉज हमारा मकसद है कि वुलर को फिर से रेस्टोर करना है, और उसमें ड्रेजिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें हम सिल्टेशन निकाल रहे हैं। तो वो प्लांटेशन है जिसको हम रिमूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्लान क्या है आपका अब वॉलर का? प्लान यही है कि जो भी क्रिटिकली सिल्टेड एरिया है, क्रिटिकली सिल्टेड एरिया को हमने पेरिफेरीज में आप रोड बना रहे हैं? पेरिफेरीज में जो वो बेसिकली एक जैसे जहाँ कॉन्सेप्ट के बारे में सुना जा रहा है कि बुलीवार्ड टाइप। देखिए उसमें क्या है, उसमें दो पर्पज़ है। एक ये पर्पज़ है कि जब आप डिमार्केट करते हो तो आप उस डिमार्केशन को सिक्योर करना चाहते हो। Exactly. आप ये नहीं चाहते हो कि आज आपने डिमार्केट किया, कल को 10 साल के बाद कोई बंदा आके फिर से एनक्रोचमेंट करे। बिल्कुल सही। तो उसमें हम जो है एक बंड कंसोलिडेशन कर रहे हैं ऑल अराउंड वुलर। उसकी जो पेरिफेरी है लगभग 83 किलोमीटर की पेरिफेरी है वुलर की। तो उसमें हम कोशिश करते हैं उन स्ट्रेच में जहाँ पे वल्नरेबिलिटी है एनक्रोचमेंट की, उसमें बंड कंसोलिडेशन करते हैं। तो बंड कंसोलिडेशन भी एक वॉकवे बन जाता है। तो पर्पज़ ये है कि एक तो इको टूरिज़्म को भी बूस्ट मिले, क्योंकि अगर आप वुलर के अराउंड वॉकवे बनाएंगे, लोग वहाँ विज़िट करेंगे, वुलर का भी एक उसका वो हो जाएगा, एस्थेटिक ब्यूटी उसकी बढ़ जाएगी, इको टूरिज़्म भी चलता रहेगा, और साथ साथ हमारा जो पर्पज़ है इसको सिक्योर करने का, इसकी बाउंड्रीज को सिक्योर करने का, वो भी हो जाएगा। हेलो 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 जी, अपना तारुफ दीजिए सर। कौन साहब, कहाँ से? मैं तो शरीफुद्दीन परे हैगम से बोल रहा हूँ। जी जी परे साहब, पूछिए सवाल। दरअसल मैं उनसे ये बात कर रहे हैं, अभी टीवी पर ये प्रोग्राम बता रहे हैं कि जो ये वेटलैंड है ना जी, पहले जमाने में इतने बर्ड उधर आते हैं कि हम क्या कहेंगे किस शुमार में आते हैं, लेकिन आज जो ये वेटलैंड जो हो गया, ये सैलाब की वजह से इसमें डाल दिया है उन्होंने, कुछ मतलब नाली नदी से ये भर गया है। अब तो इस तरह नहीं आते हैं बर्ड जिस तरह पहले आते हैं। इसमें वो मतलब खुदाई होनी चाहिए, या वो रौनक नई तरफ को लानी चाहिए, जिस तरह पहले आते हैं बर्ड उस तरह आना चाहिए। ये वेटलैंड की सादगी खत्म हो गई है। आप कहाँ आते हैं इतने बर्ड्स या हैगाम या किसी दूसरे जगह जितने पानी आते हैं? ये तो मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें वो तरीका होना चाहिए, जिस तरह पहले आते इसी तरह आना चाहिए। जी, मैं इसमें ये चीज़ कहूँगा कि जो हमारे वेटलैंड्स है, हैगाम की उन्होंने बात की,
कहीं ना कहीं जो वेटलैंड्स होते हैं उनका एक कैचमेंट होता है, कैचमेंट से पानी आता है। जैसे हाईगाम के केस में आपने कहा वहाँ एक निगली कोल आता है, एक दूध कोल भी एक उसका सोर्स है, पानी का सोर्स, लेकिन उस कैचमेंट से बहुत ज़्यादा मिट्टी भी आ जाती है और सिल्टेशन की वजह से सिल्टेशन होती है। तो हाईगाम में के केस में भी बहुत ज़्यादा सिल्टेशन है, यहाँ होकरसर में भी, इवन होकरसर में भी। लेकिन अब डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है कि उस सिल्ट को निकाला जाए, जिस प्रोसेस को हम डिसिल्टिंग कहते हैं। तो डिसिल्टिंग में जैसे होकरसर में अभी डिसिल्टिंग का प्रोग्राम चल रहा है और रेवेन्यू बेस्ड डिसिल्टिंग इनफैक्ट चल रहा है। वो सिल्ट निकाल के कंट्रैक्टर बेचता है और उससे एक रेवेन्यू भी डिपार्टमेंट को आता है और साथ साथ वेटलैंड जो है क्लियर भी होता है। उसी तरह से इन्होंने हाईगाम की बात की, उसमें भी सिंस इट्स अ रामसर साइट, वो भी एक रामसर साइट अब डिक्लेयर हुई है, तो गवर्नमेंट का फोकस अब उस साइट पे भी है। उसमें भी एक मैनेजमेंट प्रपोजल जो है, मैनेजमेंट इंटरवेंशंस जो है, उसमें डिसिल्टिंग का प्रोग्राम है। वंस दैट थिंग इज़ टेकन, उसके बाद हाईगाम को भी कहीं ना कहीं रिस्टोर वो हो जाएगा, वो एज ए वेटलैंड, एज ए वाटर बॉडी। ऐसा नहीं है कि बर्ड्स नहीं आते हैं, बर्ड्स हाँ बर्ड्स बहुत आते हैं अभी, बल्कि मैंने ये भी सुना है कि बहुत आते हैं, लेकिन आप बेहतर जानते होंगे। बिल्कुल, लेकिन हाईगाम के रिलेटेड मैं एक बात कहूँ, अब जो बर्ड्स आते हैं, वुलर, हाईगाम, होकरसर, शालबुक, ये सारा एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। इसमें जब बर्ड्स आते हैं तो सुबह को वो वुलर में रुकेंगे, शाम को वो हाईगाम जाएंगे, अगेन मॉर्निंग में वो होकरसर आएंगे, तो वो एक ट्रांजिट में रहते हैं जी। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो हमारे डिपार्टमेंट के सेंसस के हिसाब से कुछ 12.5 लाख अराउंड बर्ड्स विजिट किए थे विंटर्स में यहाँ पे। स्पीशीज कितनी होंगी? स्पीशीज लगभग 22 स्पीशीज, 22 स्पीशीज जो रिकॉर्डेड थे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस साल के बारे में कहा जाता है कि कुछ नई स्पीशीज भी आई थी, जो पहले नहीं आते थे। वुलर में 1-2 स्पीशीज, तो एक स्पीशीज तो लगभग 84 साल के बाद उसका रिकॉर्ड देखा गया जी, जी, और दूसरी स्पीशीज तो कभी वुलर में उसका रिकॉर्ड देखा नहीं गया है, तो वो देखा गया। वुलर में 5-6 स्क्वायर किलोमीटर की डिसिल्टिंग भी हो गई, ड्रेजिंग भी हो गई, तो उस वजह से भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया। उसी तरह से हाईगाम की भी बात करें तो हाईगाम में भी जो क्रिटिकली सिल्टेड एरियाज़ है, जैसे ही वो डिसिल्ट होके आएंगे, हाईगाम फिर से रेस्टोर हो जाएगा, तो देन अगेन यू विल सी कि बर्ड्स जो है वो ज़्यादा सिल्टेशन सर वैसा 2014 के सालाब के बाद हुई थी, है ना? उसके बाद ज़्यादा सिल्टेशन। देखिए कैचमेंट्स में बहुत सारे रीजंस हैं कि मिट्टी क्यों ज़्यादा आ जाती है। एक रीज़न ये भी होगा कि जो लोगों का जो एग्रीकल्चर माइंडसेट है वो थोड़ा चेंज हो गया है, तो लोग जो है अब क्रॉप्स से ऑर्चर्ड्स की तरह बढ़ गए हैं जी। तो जब वो टिलिंग होती है, लैंड्स की टिलिंग होती है, बारिश पड़ती है, सरफेस रन हो जाता है, तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी एक रीज़न है। दूसरा इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जब कुछ एरियाज़ जो खाली होते हैं, ग्रास से खाली होते हैं, या बाकी जो उनमें ट्रीज़ निकाले जाते हैं, या डिफॉरेस्टेशन भी कहीं कहीं रीज़न होता है, तो वो जो है वो सिल्ट अप इरोजन करके वो सारा फिर उस वाटरशेड में आ जाता है और वाटर बॉडी सिल्ट अप हो जाती है। सर, तो डिफॉरेस्टेशन कुछ हद तक कम कर पाए हैं? ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा कंट्रोल हुआ है। एक उसमें 2 रीज़न है जो आप हम स्टार्ट में जब हमने बात की, एक तो इम्पोर्टेड वुड आ गया, इम्पोर्टेड वुड की वजह से वो लोकल डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई, उसकी वजह से लोकल जो प्रेशर था फॉरेस्ट्स पे फॉर वुड वो बहुत कम हो गए। अभी इंसिडेंट्स होते हैं, स्मगलिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, अभी जो है फेलिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, बट उनमें कॉग्निजेंस लिया जाता है, एक्ट के तहत उनमें कार्रवाई की जाती है और बहुत सारे लोगों पे PSAs भी लगे हैं। फॉरेस्ट की ही वजह से PSA पहले 1970s में आया था, तो बहुत सारे लोगों पे जो खासतौर पर प्रोफाउंड स्मगलर्स हैं उन पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगता है। सर, गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं कि नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। अब नेचुरली ये सारी डेस्टिनेशंस तो फॉरेस्ट एरियाज में होंगी कहीं ना कहीं। अब एक कंसर्न है आपके लिए भी, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन अ बिगर सेंस, कि ये जो वहाँ पर नए आप डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ नेचुरली रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनना है, तो उसके साथ पेड़ भी कटेंगे, उसके साथ बाकी चीज़ें भी होंगी। देखिए यही चीज़ मैं बोल रहा था कि इको टूरिज़्म का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, और इको सस्टेनेबल टूरिज़्म जिसको हम कहेंगे, क्योंकि इस साल जो बारिशें हुई और क्लाउड बर्स्ट हुए और लैंडस्लाइड्स हुए, उनके बारे में कई सारे रीजंस दिए गए, लेकिन एक रीज़न ये भी दिया गया कि हम एक्सेसिव टूरिज्म कर रहे हैं टुवर्ड्स माउंटेन्स, टुवर्ड्स फॉरेस्ट। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको बताऊं मंजूर साहब, आप अभी श्रीनगर में बैठे हैं, श्रीनगर में आपको
बिजली चाहिए, आपको एसी भी वक्तन ज़रूरत पड़ेगी अगर समर्स में होगा। आप सोचेंगे कि मैं नॉर्थ के किसी एरिया में, लोलाब में जाऊं, किसी फॉरेस्ट में ट्रैकिंग के लिए 2 दिन जाऊं, या साउथ में वडवन इलाके में जाऊं। इंडिविजुअल सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। आप सोचेंगे कि मैं वहाँ पे जाऊँ, आप एज टूरिस्ट सोच रहे हैं कि मैं इन एरियाज़ को देखना चाहता हूँ। आप वहाँ पे जाके आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे वहाँ पे भी एसी वाला होटल ही चाहिए जी। बल्कि ये सोच नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमें इस पे सोच होनी है कि अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ 100 किलोमीटर दूर कहीं जंगल में जा रहा हूँ, देन आई एक्सपेक्ट कि नहीं वहाँ पे भी मुझे फर्स्ट क्लास फैसिलिटी, 4 स्टार 3 स्टार फैसिलिटी होनी चाहिए। उसको तो चाहिए, कहता है आई एम स्पेंडिंग मनी। द पर्पस इज दैट ओनली, बिकॉज अगर मैं श्रीनगर सिटी, बजल सिटी से जा रहा हूँ किसी दूर, तो मुझे शांति चाहिए। शांति के लिए आई डोंट नीड दैट 3 स्टार या 2 स्टार फैसिलिटी जहाँ पे एसी लगा हो, जो एनवायरनमेंट को वहाँ ख़राब कर रहा है। वो सोच हमें चेंज करने की ज़रूरत है। अगर वो सोच चेंज हो जाए, अगर आप वेस्टर्न टूरिस्ट्स को देखते हैं, जो एडवेंचर टूरिस्ट होते हैं, आप देखते हैं वो चुपचाप करके अपना जो है ट्रैकिंग पे जाते हैं, वहाँ पर अलग हैं सर। एग्जैक्टली, माय पॉइंट इज कि हमें टूरिज्म, जब रोड बनेगी वहाँ तक कितना कटेगा सर। हमें टूरिज्म माउंटेन्स आर फ्रेजाइल सर। बिल्कुल, हमें टूरिज्म के एस्पेक्ट से सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा टूरिज्म चाहते हैं। अगर हम जनरल वाला टूरिज्म चाहते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए, आज हमने कोई एरिया खोला, उसमें रोड्स बन गए, उसमें कंस्ट्रक्शन हो गया, 10 साल के बाद मैं फिर शायद खुद जाना ही ना चाहूँ वहाँ पे, बिकॉज इतना वहाँ पे शोर होगा, उतना चीज़ें होगी, मैं कहूँगा नहीं वहाँ पे हल्ला बहुत होता है, वहाँ पे बहुत शोर होता है। अब यहाँ जो हुआ है कई जगहों पे हुआ है, बट उससे हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। और जो नए एरियाज़ हैं उनको हमें वैसे ही करना है, कोशिश करना है कि वो वाला टूरिज़्म हम इम्प्लीमेंट करें जो उस एनवायरनमेंट के लिए भी खतरनाक ना हो। सर, एनवायरमेंटल टूरिज्म को हम कितना बढ़ा पाए हैं, मतलब लोगों को एनवायरमेंटली कॉन्शियस कर पाए हैं? एनवायरमेंटली कॉन्शियस करना लोगों को वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो आपने कहा वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लोगों तक बात तभी होगी जब लोगों तक एनवायरमेंट एजुकेशन पहुंचेगा। उसमें हमारे सिस्टम का भी बड़ा रोल है। एक एनवायरमेंट एजुकेशन जब बच्चों को दिया जाए, बच्चों को एनवायरमेंटली कॉन्शियस बनाया जाए, तो उस तरह के वो स्टेप्स जो आगे जाके वो लेंगे। मुझे ये लगता है कि अभी जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इवन फ्रॉम टूरिज़्म डिपार्टमेंट एज वेल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो इको टूरिज़्म के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, हालांकि अभी पैमाने में बहुत कम हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन आगे जाके उनको बढ़ाया भी जा सकता है। एक 1.5 मिनट है हमारे पास जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, हाउ इक्विप्ड जंगल स्मगलर्स, क्योंकि लाठी से तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड्स पे कहीं बाकी बाहर के स्टेट्स में जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास वेपन्स भी रहते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। और लाठी से, आपने सही कहा कि लाठी से तो काम नहीं चलेगा। बट एक चीज़ ये होता है, मेरे फॉरेस्ट गार्ड, बीट गार्ड की ये ड्यूटी होती है कि अगर कहीं पे डैमेज होता है उसकी कॉग्निजेंस लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं अगर जंगल में गश्त कर रहा हूँ, मैंने देखा एक पेड़ डैमेज हुआ है, तो अगर मैं बात काटूंगा कि नहीं इसको दबा देते हैं, ये मेरे लिए मुश्किल है, ये है, तो फिर काम चलेगा नहीं। हमें कॉग्निजेंस लेने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, मैं चाहूँगा कि आप फॉरेस्ट गार्ड्स को भी ठीक से इक्विपमेंट करें, बिल्कुल, तो उसके बाद ही वो अपनी ड्यूटी दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और फॉरेस्ट के बारे में हमारे नाजरीन को भी, हमें भी काफ़ी सारी जानकारी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और नाजरीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।